नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में वैदिक सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ लिया है और अब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है परिचय। परिचय के बारे में दोस्तों थोड़ा इसके हम जान लेते हैं। दोस्तों इसके काल को लेकर के दो भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा गया है। पहला देख लीजिए पूर्व वैदिक काल और दूसरा क्या दिया गया है, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय पीरियड को देखते हैं, यह है 1500 BC से 1000 BC तक। इसका लगभग में समय पीरियड निकाला गया है। अब उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, यह 1000 BC से 600 BC तक इसका समय पीरियड है। BC मतलब आप समझ सकते हैं ईसा पूर्व। BC को ही ईसा पूर्व कहते हैं और इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल को दोस्तों ऋग वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि इस समय ऋग्वेद का स्थापना हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैदिक। वैदिक शब्द का विकास वेद से हुआ है। वेद से हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं निर्माता। वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। निर्माता आर्य को जाना जाता है। निर्माता किसे माना जाता है वैदिक सभ्यता की, तो आर्य को। यह संस्कृत शब्द है। कौन सा संस्कृत शब्द है, तो यही आर्य। आर्य कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है। अगला पॉइंट देखते हैं आर्य का अर्थ होता है। आर्य का क्या अर्थ होता है, तो श्रेष्ठ अर्थात उच्च कहा जाता है। इस समय के लोग ऊंचे तबके के हुआ करते थे जिन्हें हम आर्य कहते हैं। अब हम आर्यों के मूल निवास को देखते हैं। दोस्तों आर्यों के मूल निवास को लेकर के अनेक इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ अलग अपना मत रखते हैं तो कोई इतिहासकार अपना मत अलग रखते हैं। इसी के क्रम में हम देखते हैं मैक्स मूलर। दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। ये आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत से आए थे ये आर्य। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ये आल्पस पर्वत से आए थे। वही आल्पस पर्वत जो रूस और यूरोपीय कंट्रियों के बीच में स्थित है, आल्पस पर्वत। इनका कहना है कि ये आर्य वहीं से आए थे। अगला पॉइंट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार यह आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश जो कि हमारे ध्रुव के उत्तरी दिशा में स्थित है। इनका कहना है कि आर्य यही उत्तरी दिशा से यानी कि आर्कटिक प्रदेश से आर्य आए थे भारत में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार यह आर्य तिब्बत से आए थे। हालांकि दोस्तों इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है अभी तक कि आर्य कहां से आए थे। यह एक अनुमान मात्र ही है। लेकिन जो मैक्स मूलर जी ने बताया था कि ये आर्य मध्य एशिया से आए हैं, इसी मत को सर्वमान्य कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के स्रोत के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों से है। दोनों के स्रोत यानी कि प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब आइए हम पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि स्रोत को देख लेते हैं। बोगाजकोई अभिलेख। यह अभिलेख 1400 BC में लिखा गया है और इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक देवताओं का उल्लेख मिला है। क्या मिला है, वरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र नामक देवताओं का उल्लेख मिला है। यह अभिलेख कितने BC में लिखा गया है, तो 1400 BC में। कौन से अभिलेख से, तो बोगाजकोई अभिलेख से। पूर्व वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता था, चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जानते थे पूर्व वैदिक काल में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत। यह दूसरा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट था पुरातात्विक स्रोत। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लीजिए साहित्यिक स्रोत। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आप इसे याद रखेंगे। कई दफ़ा एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इनके संकलनकर्ता को जान लेते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी हैं। कौन है दोस्तों, तो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूक्त जिसे मंत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है।
कौन सा दोस्तों? तो प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। तृतीय मंडल को देख लेते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र है। तृतीय मंडल में कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। इसका रचना किसने किए थे? तो विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं 10वां मंडल। इस 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसी समय लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बांट दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं 7वां मंडल, दशराज युद्ध। दोस्तों यह दशराज युद्ध 10 राजाओं के बीच में लड़ा जाता था और किसको लेकर के? तो गाय को लेकर के, क्योंकि गाय इस समय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए गाय को लेकर के इन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था। इसे ही दशराज युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह कौन सा मंडल में है? तो यह दोस्तों 7वां मंडल में है। ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। अब आइए हम 9वां मंडल को देख लेते हैं। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो सोम देवता जी से संबंधित है। यह वनस्पति के देवता हैं। सोम देवता किसके देवता हैं? तो वनस्पति का देवता है। अगला पॉइंट देखते हैं सामवेद। अगला वेद देखते हैं दोस्तों सामवेद। यह सामवेद संगीत का वेद है। इसमें 7 स्वरों का प्रथम प्रयोग हुआ था। इसी सामवेद में दोस्तों 7 स्वरों का प्रथम प्रयोग हुआ था। हम लोगों ने 2 वेद को पढ़ लिया। अब आइए तीसरे वेद को देखते हैं जो कि है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह यज्ञ विधियों से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यह यज्ञ विधियों से संबंधित है। यह वेद दोस्तों गद और पद का वेद है। यह दोनों रूपों में लिखा जाता है। अब चौथे वेद को देख लेते हैं। चौथा वेद जो कि है अथर्ववेद। यह दोस्तों जादू टोना वशीकरण आदि का वेद है। यह कैसा वेद है? तो यह जादू टोना वशीकरण आदि का वेद है। सबसे बाद का ये वेद यही है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद भी है। अथर्ववेद को दोस्तों ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अब हम वेद, अध्येता, उपवेद और रचनाकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वाले कॉलम में दोस्तों वेदों के नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस वाले कॉलम में अध्येता को दिया गया है। अध्येता उसे कहते हैं जो इन वेदों का अध्ययन करते हैं, उसे ही अध्येता कहते हैं। इस वाले कॉलम में अध्येता का नाम दिया गया है। अब हम देख लेते हैं वेद। सबसे पहले दोस्तों वेद को देखेंगे जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 वेदों का नाम दिया गया है। अब इनके अध्येता को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके अब अध्येता को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के अध्येता कौन है? तो होत्र है। ऋग्वेद के अध्येता को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसे होत्र कहते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं सामवेद। सामवेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्गाता कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अध्वर्यु कहते हैं। जो लोग यजुर्वेद के अध्ययन करते थे उन्हें अध्वर्यु कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अथर्ववेद के अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे, एग्जाम में कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं अब उपवेद के बारे में। तो उपवेद के भी 4 नाम दिए गए हैं। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ये 4 दिए गए हैं दोस्तों। तो उपवेद के नाम और इनके रचनाकार को देख लेते हैं। उपवेद दोस्तों, आयुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो धन्वंतरी जी हैं। आयुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो धन्वंतरी जी हैं। गंधर्ववेद, अगला पॉइंट देखते हैं, गंधर्ववेद के रचनाकार भरत मुनि जी हैं। कौन है दोस्तों? तो भरत मुनि जी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं शिल्पवेद। शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों? विश्वकर्मा जी हैं। तो अब हम लोगों ने इन सब पॉइंटों को पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको याद आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट में करके दिया गया है, इस सभ्यता का राजभाषा संस्कृत है। क्या है? इस सभ्यता की राजभाषा संस्कृत है, यानी कि वैदिक सभ्यता का राजभाषा संस्कृत है दोस्तों। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं और वेद, आरण्यक, उपनिषद इनके बारे में भी जान लेते हैं। वेद दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही 4 वेदों का वर्णन किया गया है वेद में। अब इनके आरण्यक को थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशतिकी। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशतिकी। अब अगला पॉइंट सामवेद के आरण्यक को देख लेते हैं। छांदोग्य और जैमिनी, यह आरण्यक हैं सामवेद के।
अब अगला पॉइंट है यजुर्वेद के। यजुर्वेद के आर्यक को देख लेते हैं दोस्तों। तो तैत्तिरीय, शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद के आर्यक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अथर्ववेद के। अथर्ववेद के दोस्तों कोई नहीं आर्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके उपनिषदों को देख लेते हैं। हम लोगों ने वेद, आर्यक को देख लिया, अब इनके उपनिषद को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन है दोस्तों? तो ऐतरेय और कौशिकी हैं ऋग्वेद के उपनिषद। अगला पॉइंट देखते हैं सामवेद के उपनिषद को। तो छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद और जैमिनी उपनिषद है। जी हाँ दोस्तों, छांदोग्योपनिषद और जैमिनी उपनिषद हैं। अब हम यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद, इसके उपनिषद को देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद, यही 3 उपनिषद है दोस्तों। अब हम अथर्ववेद के उपनिषद को देखते हैं। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस नोट को देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिया गया है, इसे भी जान लेंगे। बाल विवाह, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस समय दोस्तों। वैदिक सभ्यता के अंदर बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं विधवा अपने मृतक के पति यानी देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक के पति यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी इस समय वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों जीवन भर अविवाहित स्त्री को, जीवन भर अविवाहित स्त्री को अमाजु कहते थे इस समय वैदिक सभ्यता में। जीवन भर जो अविवाहित स्त्री रहती थी उसे क्या कहते थे? तो अमाजु कहते थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मन में कोई भी डाउट है आपके तो हमारे कमेंट सेक्शन में